प्रिय छात्र छात्राओं, अब तक हम प्लेटो के आदर्श राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में विचार कर चुके हैं, जैसे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटो की शिक्षा योजना। आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लेटो के समस्त चिंतन का आधार आदर्श राज्य की अवधारणा है और न्याय इसका एक आधार है। साम्यवाद व शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करने का एक साधन है। सुकरात की हत्या का प्लेटो पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। सुकरात, उसका ये मानना था कि सुकरात जैसे व्यक्तित्व की हत्या से बुरा और क्या हो सकता है, यह उसकी सोच थी। अतः आदर्श राज्य की खोज ही उसका रिपब्लिकन का ध्येय बना। इस बात की उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ये व्यवहारिक भी है या अव्यवहारिक है। ये जानते हुए भी कि ये व्यवहारिक नहीं है, फिर भी वह आदर्श राज्य के लिए बिल्कुल समझौता नहीं करना चाहता था। वह यथार्थ के सामने आदर्श को झुकाना भी नहीं चाहता था। आदर्श है, चाहे इसे प्राप्त नहीं किया जा सके। उसका ये मानना था कि आदर्श ही होना चाहिए, चाहे उसे हम प्राप्त कर सके या नहीं कर सके। ये व्यक्ति की दुर्बलता है कि वो इसे प्राप्त नहीं कर पाए। प्लेटो का पूर्णता में विश्वास था। मानव इतना ऊंचा कि सही अर्थों में दार्शनिक बन सके। आदर्श राज्य केवल उसी स्थिति में जब दार्शनिक शासन हो। उसका ये मानना था कि आदर्श राज्य तभी होगा जब दार्शनिक शासक उसमें होगा। प्लेटो की मान्यता कि राज्य चट्टान या वृक्षों से पैदा नहीं होते, बल्कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व और चरित्र से पैदा होते हैं और उसमें निवास करते हैं। अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य और व्यक्ति का उद्देश्य एक होना चाहिए। व्यक्ति इसे राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त कर सकता है, उसका ये मानना था। आदर्श राज्य के उसने आदर्श राज्य के अपने कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए। उसके उद्देश्य वास्तव में वही उद्देश्य थे जो कि रिपब्लिक के थे। उसका सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था परम सत्य की उपलब्धि, क्योंकि उसकी जो रिपब्लिक जो पुस्तक थी उसका महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य था कि परम सत्य की प्राप्ति किया जाए और उसको अनुभूत किया जा सके। दूसरा उसका उद्देश्य था कि इस सार्वभौमिक सत्य की अनुभूति से मानव समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जा सके, तो ही आदर्श राज्य सफल होगा। और तीसरा उसका आदर्श राज्य के उद्देश्य था कि आनंद की प्राप्ति, क्योंकि यदि व्यक्ति आनंद प्राप्त करेगा तो उसे सुख प्राप्त होगा और सुख प्राप्त होगा तो इससे राज्य का भला होगा। उसका आदर्श राज्य का एक और उद्देश्य था कि व्यक्तियों को आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से सुरक्षित रखना। समाज में शक्ति दार्शनिक राजा के शासन में ही होगी। व्यक्ति प्रकृति दत्त कार्य करेंगे अपने अपने, बाहरी व्यक्ति भी आक्रमण का साहस नहीं करेगा, तो ही आदर्श राज्य सफल होगा। और यही आदर्श राज्य का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार अच्छा से अच्छा कार्य कर सके। उसका एक और उद्देश्य था कि समाज में एकता और समरसता लाना। विरोध का अभाव होगा तो समरसता का भाव छाया रहेगा और राज्य का संगठन न्याय पर आधारित हो। उसका ये उद्देश्य था। तो उसके आदर्श राज्य के कुछ आधारभूत सिद्धांत थे जो कि उसने रिपब्लिक में अपने स्पष्ट किए हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था वो था न्याय, जो कि राज्य की आधारशिला है, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और प्लेटो का न्याय यदि संक्षिप्त में हम देखें तो प्लेटो का न्याय एक तरह से कार्य विशिष्टीकरण की योजना है। प्रकृति ने जिस चीज़ के अनुकूल बनाया है उसी के अनुरूप कार्य करना ही प्लेटो की दृष्टि से न्याय था। दूसरा उसका था कार्य विशिष्टीकरण के लिए शिक्षा योजना, उसके आधारभूत सिद्धांत, इसकी भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि शासक वर्ग की शिक्षा पर उसने ज़्यादा महत्व दिया। उसका मूल उद्देश्य था दार्शनिक राजा का निर्माण करना और चरित्र निर्माण करना। और तीसरा उसका था दार्शनिक शासक की निरंकुशता, विधि का लोप, मतलब कानून के अनुसार वो शासन नहीं करता, बल्कि उसके जो राज्य है उसमें दार्शनिक शासक की निरंकुशता है। दार्शनिक शासक जैसा शासन करेगा वैसे ही पूरी जनता को मानना पड़ेगा। दार्शनिक शासक में हर व्यक्ति की गहरी आस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसका ये मानना था कि दार्शनिक शासक
दर्शन के ज्ञान से ओतप्रोत है। उसको पूरे दर्शन का ज्ञान है, सत्य का उसने साक्षात्कार कर रखा है, सांसारिक प्रश्नों का वो दाता है और सम्यकता का प्रतीक है। उसे लिखित कानून की, इसलिए उसे किसी लिखित कानून की आवश्यकता नहीं है। इतना होने पर भी वो अत्याचारी नहीं है। सबसे बड़ा उसका गुण है कि वो अत्याचारी नहीं है, वो जनता की सेवा करना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्लेटो का लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी। आज यदि हम अच्छा शासन मानते हैं तो किसको मानते हैं? लोकतंत्र को मानते हैं। लेकिन प्लेटो की लोकतंत्र में आस्था बिल्कुल नहीं थी। उसका एक और सिद्धांत था शासक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था, जिसका कि हम पहले इसका भी हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि उसका जो शासक है वो है साम्यवादी व्यवस्था। उस पर कई तरह के प्रतिबंध हैं उसके शासक पर। उसका शासक मोह, माया, कंचन, कामिनी इन सब से मुक्त है। समाज की सांसारिक जो भोग की वस्तुएं हैं उनसे वो बिल्कुल मुक्त है। तो उसने उन सब चीज़ों का परित्याग कर रखा है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है कि वो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दे सके। और एक और था उसका सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, जो कि उसके न्याय सिद्धांत का मुख्य आधार था। श्रम विभाजन उसने किया, जिसको उसने समाज में जो 3 वर्ग बनाए, हर वर्ग को अपना अपना काम सौंपा और उस काम के विशिष्टीकरण के आधार पर उसका ये मानना था कि इससे राज्य, एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। एक उसका सिद्धांत था विधि की उपेक्षा, कि उसने कानून की बिल्कुल उपेक्षा की। उसका ये भी मानना था कि शासक एक कला है, कि शासन करना एक कला है। ये जरूरी नहीं है कि विधि के अनुसार हम बिल्कुल दार्शनिक रूप से शासन करें या बिल्कुल नियमों के अनुसार शासन करें। उसने कहा कि शासन एक कला है, उसमें मानव की जो विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं वो भी अभिभूत होनी चाहिए। यदि उसमें प्रेम का भाव है तो वो भी अभिभूत होना चाहिए। यदि वो सत्य पर विश्वास करता है तो ये भी उसमें अभिभूत होना चाहिए। तो शासन उसने एक कला माना कि हर दार्शनिक शासक एक कला के रूप में शासन करे, जिसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करे। यही उसका सबसे अच्छा सोर्स है। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य की हम देखते हैं कि जहाँ हमने शुरू में देखा कि प्लेटो का आदर्श राज्य कभी भी वास्तविक जीवन में क्रियान्वित नहीं हो सका। हालांकि उसका ये मानना था कि उसका जो आदर्श है वो ऐसा आदर्श है, चाहे भले ही वो किसमें व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो, लेकिन पूर्णता में उसका विश्वास था कि वास्तव में आदर्श राज्य ऐसा हो जिसमें सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें हर तरह की किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, चाहे वो इस धरती पर आए या नहीं आ सके। तो जो इसके विचारक है प्लेटो के, वो उसकी इसी आधार पर आलोचना करते हैं कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की वो आज तक धरती पर क्रियान्वित नहीं हो सका। और उसके आलोचकों की जो विभिन्न आलोचनाएं हैं, जिनको भी हम पॉइंट्स के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि किसने कहा कि ये कल्पना की उड़ान है, कि वास्तव में प्लेटो का आज भी हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो कहीं भी स्थापित नहीं है। वो एक वास्तव में कल्पना ही है। भले ही उसने पूर्णता में विश्वास करते हुए एक आदर्श राज्य की कल्पना की, लेकिन वो वास्तविक जीवन में कभी भी क्रियान्वित नहीं हुई। कुछ ये कहते हैं कि विधि की उपेक्षा की। आज संपूर्ण विश्व में हम देखते हैं कि कानून के अनुसार शासन को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन प्लेटो ने कानून की अपने आदर्श राज्य में उपेक्षा की। उसने राज्य और समाज में भी कोई अंतर नहीं किया। उसका ये मानना था कि राज्य भी वही है और समाज भी वही है। और कुछ विचारक ये कहते हैं कि समाज को 2 भागों में उसने जो बांटा, कि एक तो शासक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग और एक सैनिक वर्ग। जो समाज को उसने विभिन्न वर्गों में जो बांटा है वो बिल्कुल गलत है। कि समाज को यदि आप विभिन्न वर्गों में बांटकर उसका कार्यक्षेत्र यदि सीमित कर देते हैं तो समाज किसी भी दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकता। तार्किक दृष्टि से भी ये असंगत है, क्योंकि तीनों वर्गों को विकास के बराबर अवसर दिए जाने चाहिए। उसने शासक वर्ग को तो विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए, लेकिन जो उत्पादक वर्ग है उसका, जो कि जिससे पूरा समाज संचालित है, उस वर्ग को उसने कहीं भी कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए। आध्यात्मिक निरंकुशतावाद है उसका, कि उसने आध्यात्मिक रूप से उसका आदर्श राज्य निरंकुशतावाद का शोषक है। शासक वर्ग को पूरी खुली छूट दे रखी है उसने, कि वह उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। वो
यदि स्वयं अपने उस पर आत्मनियंत्रण है उसका स्वयं का, यदि वो खुद भक्षक हो जाए, यदि वो खुद दिशाहीन हो जाए, यदि वो पथभ्रष्ट हो जाए, तो उस पर किस तरह नियंत्रण किया जाए, ये प्लेटो ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है। कि भले ही प्लेटो का आदर्श राज्य कितने ही गुणों से परिपूर्ण हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी दिखाई देती है, जिसके कारण प्लेटो का आदर्श राज्य कभी भी वास्तविकता के धरातल पर अवतरित नहीं हो सका। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।